अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना तीसरा जलसा किया क्वेटा शहर से, जहां सेक्शन 144 को नाफिज कर दिया गया है। अब याद रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद ये कह चुकी है, उसके तमाम लीडरान ये कह चुके हैं कि अगर कुछ ना कुछ क्वेटा में हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी। अब लीडरान ने अपनी तकारीर में कुछ बयानिए दोहराए, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर कहा कि उनका मुकाबला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं। मियाँ साहब का कहना था कि उन्हीं कुव्वतों के साथ है जो उनको लाए थे। ये कहते हुए कि वो अदारों का एहतराम करते हैं, जिस नुक्ते पर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनसे मुत्तफिक हैं। मियाँ साहब ने ये ज़रूर कहा कि कुछ किरदार हैं जो कि इस 2018 के इंतखाब की धांधली में मुलव्वस थे। अब दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह चुके हैं कि मियाँ साहब ने एक बार फिर अदारों पर हमला किया और मरीम नवाज साहिबा से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर कोई जवाब देगा तो मियाँ साहब देंगे। अब इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए, और जो अपोजिशन का एक और नैरेटिव है कि महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से कोई तामीरी हल हुकूमत वक्त नहीं निकाल पा रही, इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब, और साथ में सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। एहसान अफजल साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, जो शिबली फराज साहब का कहना है कि जी मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत एक बार फिर अटैक कर रही है आपके अदारों को, और याद रहे सर कि मियाँ साहब ने इस बार भी आर्मी चीफ का DGISI का नाम लेके ये कहा है कि जो कौम को लोग धकेल रहे हैं पॉवर्टी की तरफ, गुर्बत की तरफ, बेरोज़गारी की तरफ, एक फ़ेक हुकूमत को नाफिज किया, इन्होंने मुसल्लत किया है, वो ये दो किरदार इसके पीछे हैं। उस हवाले से राना साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच असद। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हम इसको प्ले अप करके इस पे सियासत करके हमें बार बार कहती है कि हम अदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम पाक अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सारी आज तकरीरें सुनी, बल्कि ये तीसरे जलसे के अंदर तकरीरें भी सुनी। हम लोग कतन किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम पाक अफवाज की इज्जत करते हैं, हम अपने फौजियों से मोहब्बत करते हैं। उनकी वजह से ही हमारे मुल्क में सलामती है, उनके जो काविशें हैं बॉर्डर के ऊपर। और फिर वो बेशक आईनी तौर पे जब उनको हम लोग लोकस जैसे, टिड्डी दल जैसे मामलात में भी लाते हैं तो वहां भी वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो इन किरदार के ऊपर तो बिल्कुल हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो बात हमारी लीडरशिप कर रही है बार बार, वो यही कर रही है कि आइन के मुताबिक इन अदारों को चलना चाहिए है, और इन आइन से जब वो तजावुज करते हैं और वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं तो उस चीज से हमें इख्तिलाफ है। और उन्होंने जिन अफराद का नाम लिया, उनका यही उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने हमारे जो हुकूमत अभी थी आखिरी साल से, जो साजिशें हमारी हुकूमत के खिलाफ चलना शुरू हो गई और जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई, तो उसके बाद और इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई और फिर इस हुकूमत को, जो PTI की हुकूमत है, इनको नाफिज किया गया। तो ये वो सारे गैर आईनी अमल हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। और हुकूमत जो शिबली फराज साहब हैं और हुकूमत वक्त जो है, वो चाह रही है कि शायद कोई तसादम हो जाए अफवाज पाकिस्तान का और PMLN का या PDM का, लेकिन कतन इस तरह की कोई हमारी पार्टी का ना नैरेटिव है, ना हमारे किसी लीडर ने इस तरफ जो है वो बात की है। ठीक, इसी पे जरा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। PDM के जलसे के मुतालिक गुफ्तगू जारी है। जी जनरल अमजद शुएब साहब, सेम क्वेश्चन जनाब। फिर सर्टेन टेक्निकल डिफिकल्टीज टुक अस अवे फ्रॉम यू। आप बता रहे थे सिंध में जो IG सिंध का सारा वाकया हुआ था, उस हवाले से। जी जनाब। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने IG सिंध के साथ ज्यादती कोई की है, जबरदस्ती की है या उठाने की कोशिश की है, तो वो तो लाजमन वो उसको कंडेम भी करना चाहिए और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। और मेरा अपना अंदाजा है कि ये इंक्वायरी ये चीजें सामने ले आएगी और फिर उसको उसी तरह ही हैंडल किया जाएगा जैसे हम अपने डिसिप्लिन के लिए करते हैं।
लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है अगर आईजी साहब जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है कि वो सड़क पे घर है और उसमें वो अकेले रहते हैं और उनको कोई ऐसे उठा के ले जा सकता है। आईजी का घर बड़ा वेल डिफेंडेड होता है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स और कैमरे लगे होते हैं। बड़ा आसान था कि वो कैमरों से आप निकाल के दे दें, सामने दिखा दें कि जी ये हुआ, वो सारा पता लग जाए। अब मुझे पता नहीं कि ये सारा ये तजिया जो है, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भी वो लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन जहन मानता नहीं कि आईजी साहब को किसी ने अगवा की। दूसरी बात यह है कि आईजी साहब ने पहले 24 घंटे कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उनका एक सुबह की स्टेटमेंट थी कि मुझे तो किसी ने कोई अगवा नहीं किया, ये तो मेरे ऑर्डर पे हुआ है। तो ये भी कोई इतना क्लियर मामला नहीं, लेकिन असल चीज जो देखने की है जी, अगर आईजी साहब या कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए, इस वजह से कि ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी। क्या उसके साथ जबरदस्ती करने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए? ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि मॉडल टाउन में 14 लोग मार दिए और फिर कादरी साहब को 76 दिन का धरना करना पड़ गया एक सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? ये रियासत पाकिस्तान में अगर इस तरह के काम होंगे, देखिए बात समझने की है। आप अपनी बेगम को खुश करना चाहते हैं, उसमें घर जाके जो मर्जी नारे लगाएं, वहां पे आप उसको मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे हैं और फिर आप वहां पे जूते लेके सारे अंदर मजार पे चढ़े हुए। तो चीज ये है, अगर उस तरह के तो सर कई मैसेजेस आते हैं एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस वी डोंट वो आते हैं, से देम आउट ऑन टेलीविजन। बात ये है कि मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर सकता, मैं ना तो इनकी हरकत को डिफेंड कर सकता हूं, मैं उन मैसेजेस का वैसे जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ये मैं अमजद साहब, मैं जरा अगर ठीक मैं मुझे मैसेज साहब अगर मुझे आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जी। तो आप क्या कहेंगे कि जो काम किया वो दुरुस्त था? बिलावल को चाहिए था कि कौम से माफी मांगता कि जनाब मेरे मेहमान था, उसने ये हरकत की, मुझे बड़ा दुख है उस बात का, मैं आपसे माफी मांगता हूं। जी ठीक है। एहसान अफजल साहब अभी जो जिक्र किया जनरल अमजद शोएब साहब ने, एक तो मॉडल टाउन का जिक्र किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी जो हमारे माजी में बहुत तशवीशनाक वाक़यात रहे, लाल मस्जिद का जिक्र किया, जो कराची शहर में 12 मई 2007 को हुआ था उसका भी जिक्र किया, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो किरदार था पिछले उन कुछ साल 1999 से 2008 तक, उनका भी तफसील में उन्होंने किरदार बयान किया। एहसान साहब, आपने अभी अपनी पिछली गवर्नमेंट का जिक्र तो किया, लेकिन उसमें 12 मई 2007 के हवाले से कुछ ख़ास नहीं हुआ। लाल मस्जिद के वाक़े पर भी ज़्यादा कोई हमें शफाफियत नहीं देखने को मिली, और मॉडल टाउन तो एक ऐसा वाक़या था जिसने सारे लाहौर को हिला दिया, और मियाँ साहब की हुकूमत के होते हुए ये सब कुछ हुआ। जनाब जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट भी आई जिसमें वज़ीर कानून को उन्होंने उसमें उसका ज़िम्मेदार ठहराया। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए सर, क्या मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को एक्शन नहीं लेना चाहिए था जब वो बाइख्तियार थी, मुंतखब होकर आई थी? देखें, अगर अभी तो आजकल तो ये लोग हीरोइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं 15 किलो, वो ये नहीं ढूंढ सके अब तक, और वो पूरा केस कोलैप्स हो गया और जान अल्लाह को देनी है। तो ये पिछले 2.25 सालों से मॉडल टाउन में भी कुछ नहीं कर सके। उसकी वजह है कि उसके अंदर भी हमारी क़यादत इन्वॉल्व नहीं थी, और इससे बड़ी हमारी जो है वो क्या कहते हैं शहादत नहीं हो सकती कि 2.25 सालों में पीटीआई की हुकूमत है जो विच हंटिंग कर रही है और उनको कुछ नहीं मिला मॉडल टाउन में। तो मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं। जो इन्होंने बात की कि वो सीसीटीवी पे नजर आ जाना चाहिए था, तो सीसीटीवी पे रेंजर्स नजर आ रही थी, और जनरल साहब ने मज़ार कायद पे जो कहा कि बड़ी ज्यादती की, तो मेरे ख्याल से मज़ार कायद को जो कायद आजम है उनको ज्यादा तकलीफ इस चीज से होगी कि पाकिस्तान उनके विजन के मुताबिक नहीं चल रहा, और पाकिस्तान का आइन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और यहाँ स्टेट अबव स्टेट है। तो वो ज्यादा बड़ी तौहीन है, इससे बढ़ के तौहीन है कि आप नारे लगाएं कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में आइन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें वो जो छोटा सा जो इंसिडेंट वहां मज़ार कायद पे हुआ, उसके बढ़ के डेली बेसिस पे यहाँ इंसिडेंट होते हैं। एक जर्नलिस्ट गायब हो गया और फिर वो दोबारा अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस मिल गया। तो ये जो सारे मामलात हैं, इनको के ऊपर हमें डिस्कशन अब करनी होगी। जो पीडीएम के अंदर बातें हुई, जो मियां नवाज शरीफ ने बातें की,
अब ये मामला ऐसे नहीं चलेंगे। आपको ये पाकिस्तान के आइन के बारे में, आपको ये जो बिहाइंड द सीन्स जो मामला चलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करनी होगी, और जब तक नहीं होगी ये चीजें सेटल नहीं होंगी। और मैं नहीं समझता अब पाकिस्तान आगे चल सकेगा जब तक ये मामला तय नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अब इस बिहाइंड द सीन्स वाले इशू पर जनरल अमजद शोएब साहब, आपने भी बात सुनी एहसान साहब की। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ साहब का ये भी कहना था कि 2014 के धरने के वक्त उनको साबिक DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मैसेज आया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि सिर्फ मॉरली कॉम्प्रोमाइज़ लोग इस तरह के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक्शन नहीं लेते, क्योंकि जो तमाम फाइल वर्क है उन पर जो सारी कार्रवाई हुई होती है उस वजह से उनका जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो एरोड हुआ होता है, उनमें वो अखलाकी जुर्रत शायद बरकरार नहीं रह पाती। तो इस हवाले से जनरल अमजद शोएब साहब क्या कहते हैं? और गोइंग फॉरवर्ड सर, अब बिहाइंड द सीन्स का ये जो बयानिया है इसको ख़त्म किस तरह किया जाए अगर आपके ये मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बाइख्तियार नहीं बनाना? सर मैं जरा उस पर भी तफसीली बात करता हूँ। देखिए, बात ये है कि मियाँ साहब ने जहां जहां आइन तोड़ा है, मेरा ख्याल है उनका भी मुहासबा होना चाहिए। मुझे कोई शक नहीं है कि एक शख्स अगर इतना दिलेर हो सकता है कि अपनी जायदादों के बारे में जारी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा और फिर कहेगा जी वोट को इज्जत दो, वोट को तो भाई जलील आप कर रहे हैं। आपको तो वोट दिया गया था कि आप एक अमानत है पाकिस्तान, उसको लेके चले, और फिर जो आईनी काम आप करते रहे, कभी आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, ये आइन ने कहा था, या आपने जज खरीदे, आज भी खरीदते हैं और उस वक्त भी जो जज खरीदे, जो कोयटा बेंच वहां जाके जिससे सुप्रीम कोर्ट में आपने करवा दी बगावत, ये आइन में लिखा हुआ था। ये बातें ना करें, आइन का हमें बहुत पता है। अब बात आप कर लेते हैं जनाब के ये जो वोट को इज्जत देने वाली बात इन्होंने की, वोट जिसको दिया जाता है उसने इज्जत करनी होती है वोट की। अगर उसको अमानत सौंपी गई, वोट दे दिया और उसने जाके काम वही किए जो उसके खानदान को पालने के लिए होते हैं, तो वो फिर वोट को इज्जत नहीं है, वो वोट की जिल्लत। तो ये आपने करना है। हमने आपके वोट का ना मुझे मिला है ना किसी और को मिला कि हम आपके वोट की इज्जत करें। वोट की इज्जत आपने करनी है, जो आपको दिया गया है आप अमानत को सही तरह संभाल के चलाएं। ठीक। दूसरी ठीक है, ये है कि ये जो आपने बात की कि ज़हीरुल इस्लाम का, ये वो किस्सा है। पहली बात ये ज़हन में रखिए कि DGISI के नीचे कोई ट्रुप्स नहीं है, उसका कोई ऐसा इंतजाम नहीं है उसके पास कि वो किसी को कहे इस्तीफा दो, और अगर वो इस्तीफा ना दे तो वो कुछ कर सकता है, कुछ नहीं उसके पास। अब इन्हीं को तजर्बा अपना देखना चाहिए था कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट वो DGISI था, इन्होंने उसको प्रमोट कर दिया, उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उसको घर जाना पड़ा। DGISI की वो बसात ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में सवाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कोई ये काम नहीं कर सकता। और जब ये इन्होंने बात की, जनरल रहील शरीफ ने मुजरमों की तरह वो पकड़ के लेके गया ज़हीरुल इस्लाम को, और उसने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ये शिकायत की, अब चल के अपनी वजाहत कर। और जब उसने अपनी जाके वजाहत की तो मियाँ साहब मान गए। फिर तभी इन्होंने उसकी चाय वगैरह की, दावत की, जब वो रिटायर होके जा रहा था। ये तो, और अब आप देखें बाजवा साहब की बात करते हैं, तो भाई बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दिलवाई आप लोगों, क्यों नहीं उसको घर जाने दिया? इतना जो वो बुरा आदमी है, आप रोना रोते हैं रोज सुबह, सिर्फ इसलिए कि वो आपको NRO नहीं लेके दे सका। उसको दाएं से पकड़, बाएं से, कभी शहबाज शरीफ उनके पास आ रहे हैं, कभी जनाब मोहम्मद जुबैर आ रहा है, जी नहीं वो दिलवा सकता, आप उसके खिलाफ हो गए साथ ही। अगर वो इतना बुरा था, भाई तेरी पार्टी ने जाके बाजमात वोट दिया, क्यों दिया उसको? एक्सटेंशन ना करवाते उसकी, क्योंकि वो गलत आदमी था। इलेक्शन तो उससे बहुत पहले के हुए पड़े। ठीक ठीक जनाब साहब, क्योंकि हमारा जरा वक्त कम हो रहा है, इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कम बैक टू एहसान अफजल साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। बात हो रही थी आज PDM का तीसरा बड़ा जलसा हुआ क्वेटा शहर में। एहसान अफजल खान साहब, हमें ज़रा एक वॉक थ्रू कीजिएगा सर कि अब लाहे अमल क्या तय हुआ है, PDM क्या कुछ करने जा रही है, मकासद क्या हैं, और जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, और ये बात हम इस शो पे पहले कर चुके हैं, जो उन्होंने बात की कि जब मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ेगा
तो हम सब इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। एंड गोल क्या है एहसान साहब? देखें, एंड गोल हमारा, मैंने जिस तरह आपको पहले सवाल में आपको जवाब दिया कि एंड गोल हमारा ये है कि जो जितने भी अदारे हैं वो अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करें। और एंड गोल ये है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इससे इस मुल्क को निजात हासिल हो, क्योंकि ये अवाम के मसाइल हल करने में टोटली तौर पे फेल है। आगे IMF और वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि 1% GDP ग्रोथ रेट होगी, तो उसके अंदर तो ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेहतर होगी, ना ही मेरे ख्याल से महंगाई के ऊपर ये काबू पा सकेंगे। एंड गोल हमारा ये है कि जो जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बातें की उन पे तहकीक होनी चाहिए, आपने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। एंड गोल ये है कि जो कर्नल साहब वहां कोर्ट के बाहर फिर रहे थे, ये चीजें बंद होनी चाहिए। जुडिशरी में भी मेडलिंग जो है वो खत्म होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा, अगर मुझे जवाब देने की इजाजत दें, यहाँ जो हमारे पे करप्शन के इल्जामात लगते हैं, अगर 440 जो पनामा के अंदर नामजद लोग थे उन पे तहकीक होती और पनामा से इकामा पे ना आ पाते तो शायद मैं तस्लीम कर लेता कि शायद करप्शन है। अगर अरशद मलिक की वीडियोस ना निकलती और वो उसकी जो है जजमेंट बहाल आपने रखी हुई है, तो इसके अंदर तो कोई भी नहीं मानेगा पाकिस्तानी कि यहाँ जो है टारगेट नहीं हो रही और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। तो एंड गोल PDM का बड़ा क्लियर है, ये एहतजाज बढ़ता रहेगा और इसके अंदर तसलसल जो है वो एग्रेसिव होता रहेगा अगर हम लोग इन मामलात को सेटल नहीं करेंगे। ये जितने भी जो मुक्तदर अदारे हैं जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको लिखते हैं और उनका आईनी कोई हक नहीं है ये काम करने का, इनको ये खत्म करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। अगर तो ये मामलात इसी तरह ही चलने हैं जुडिशरी के लिहाज से या आपके क्या कहते हैं मुल्क चलाने के लिहाज से, तो फिर ये चीजें सेटल नहीं होंगी और एग्रेशन आगे बढ़ेगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जो है हमारा जो मौकफ है वो अवाम को समझ आ गया है कि हमारा कतन किसी अदारे से कोई क्लैश नहीं है। कुछ फर्द जो आइन शिकनी करते हैं, आइन की पामाली करते हैं और पीछे से जो है वो कठपुतली तमाशा करते हैं, उस चीज को रोकने के लिए हम बाहर निकलें और इंशाल्लाह इसको हम अब हासिल करके रहेंगे इन मकासद को। सर, क्योंकि 2-3 ज़रा मैं नुकात उठाना चाह रहा था। जनरल अमजद शुएब साहब, क्योंकि आपके दफाई अमूर पर ज़रा गहरी नज़र रहती है, जो गुज़श्ता हफ्तों शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ बलूचिस्तान में हुआ, अभी नाक्टा ने एक और वार्निंग दी और क्वेटा में हमने एक और डिस्टर्बिंग वाक़या हमें देखने को मिला। तो कौमी सलामती के हवाले से सर, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कलादम तंजीमें, ये मैं ज़रा हट रहा हूँ आज के इवेंट से, पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए बतौर रियासत, बतौर उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी? क्या ये तंजीमें एक बार फिर रीग्रुप कर रही हैं? जी, वो बिल्कुल तंजीमें कर रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम बाहर के दुश्मनों को पहचानते हैं, उनके खिलाफ लड़ भी रहे हैं बड़े मजबूत तरीके से, लेकिन जो आपकी सफ़ों में छुपे हुए दुश्मन हैं उनका मुकाबला करना वो अवाम का काम है, वो खासा मुश्किल है। और मैं उसकी मिसाल भी दूंगा। देखिए, बात यह है कि आज मसलन वहां पे तकरीरें अब एक अवैस नूरानी साहब की देख लीजिए, यूं लगता था कि बीजेपी का कोई रुकन बीजेपी के जलसे में तकरीर कर रहा है। मरियम की तकरीर देखिए, मिसिंग पर्सन की बात कर रही है। 21 नौजवान हमारे फौजी पहले वहां पे मारे गए, उनकी लाशें जलाई गई। इस खातून से कोई पूछता कि वो जो आके इनको मारते हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, वो भी तो घरों से मिसिंग है, उनकी बात कौन करता है? उनका भी तो पूछे। ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये वो सफों में छुपे हुए लोग जिनका आज गला कमा जरूरी है। आप जजों की बात करते हैं। फॉर माई क्लैरिटी जनरल साहब, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है कि आप अगर उधर जाके कह रहे हैं कि लापता अफराद के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, और दूसरे जानब जो हमारे शोधा हैं जो हमारे सरहदों की दफा कर रहे हैं, आर दीज नॉट टू सेपरेट थिंग्स सर? नहीं, आप इल्जाम दे रहे हैं। ये आप ये देखिए कि अदारे को किसी को रख के क्या मिलेगा? तावान लेना आपसे? कभी मांगा किसी ने आपसे तावान? अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किसी को पकड़ा गया है तो वो पकड़ा हुआ कहीं आपके डिटेंशन सेंटर में होगा, लेकिन अदारे को ये इल्जाम देना कि आपने किसी को अगवा किया है और वो भी आपके पास सबूत ना हो, इसलिए कि किसी ने आके चिट पकड़ाई आपको और उसने कहा कि जी 4 साल से या 5 साल से मेरे घर वाले गायब हैं। अगर 5 साल से गायब है तो भाई आपके वालिद मोहतरम उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे पूछ लेना था। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं,
ये मियां साहब की तकरीर आज फौज के अंदर बगावत कराने वाली तकरीर थी कि जूनियर कमांड को कहा जा रहा है कि सीनियर के बाद खिलाफ हम सीनियर के हैं। ये करने की बातें नहीं है, ये सियासत नहीं है। फौज को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए, लेकिन फौज ने अंदरूनी दफा भी करना है और बैरून भी करना है। जो साजिशें यहाँ पे फौज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ हो रही हैं उनका भी दफा करना है। ठीक से, क्योंकि हमारा जरा वक्त जैन साहब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है सर, मैं जरा एहसान साहब की भी राय शामिल कर लूँ। जी ठीक हो गया। एहसान साहब, इसमें अगर हम मियां साहब का भी आखिरकार एक किरदार तो रहा है, ही बिकेम पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर 1982 में, तो 4 दहाइयों से वो फ्रंट एंड सेंटर हैं पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप में। उसमें सर पीटीआई के नुमाइंदों का कहना है कि जी अगर बात ये की जाए कि वोट को इज्जत दो, तो उन्होंने वही किरदार अपनाया जुनेजो साहब की तरफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दोनों हुकूमतों के मुतालिक, फिर अभी यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में उन्होंने वही सर जो मेमो गेट का पटिशन था उसमें उनका एक मरकज़ी किरदार था। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं चाहे जनरल काकड़ हों, राहील शरीफ हों, जनरल बाजवा हों, जितने भी आपके आर्मी चीफ्स हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात में हमेशा कशीदगी आई। मियां साहब कभी, टू यूज़ द पीटीआई एक्सप्रेशन, उस सफ़े पे नहीं थे। तो जनाब, जब आप देखते हैं सिविलियन हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करना, अस्करी क़यादत के साथ उसी सफ़े पे ना मिलना, तो इस हवाले से एहसान साहब, शुड देयर बी मोर इंट्रोस्पेक्शन फ्रॉम पीएमएलएन? देखिए, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख के अंदर डिक्टेटरशिप्स और आर्मी की इंटरफेरेंस जो है पॉलिटिकल स्पेस के अंदर एक हकीकत रही है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी तरीके से वहीं से निकली हैं, वहीं से शुरुआत हुई हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, क्या यही चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि नहीं रहनी चाहिए, और इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारा जो पिछला टेन्योर था 2000 से 2018 के अंदर, हमने कोशिश की कि हम पॉलिटिकल स्पेस गिव अवे ना करें। मिसाल के तौर पे सीपेक अथॉरिटी थी, हमने उसको जो है सिविलियंस के पास ही रखा। इसी तरह और से भी बहुत सारे मामलात थे जहां से मैं समझता हूं कि हमने जब उस चीज पे स्टैंड दिया तो फ्रिक्शन पैदा हुई, और वहीं से मामला जो है वो बिगड़ना शुरू हो गए। तो ये एक स्ट्रगल पाकिस्तान की तारीख 73 साल तारीख में चलता आ रहा है कि सेंटर ऑफ पावर का तयन ही नहीं हो रहा कि वो किधर लाया करता है, और किस तरीके से पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसको हकीकी तौर पे एक स्ट्रेंथन करना है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का यही स्ट्रगल रहा। शायद शुरुआत हमारी वहीं से हुई, लेकिन हम बहुत जल्दी समझ गए कि पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल नहीं है, और इसी वजह से हमारे मुख्तलिफ जनरल्स के साथ, जिस तरह आपने कहा, मियां साहब की नहीं बनी, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्पेस को डिफेंड करते रहे। और मैं समझता हूं कि अब 73 सालों बाद इस डिबेट को अब आगे ले जाने के लिए अमली तौर पे इसके ऊपर जो है कुछ एक्शन लेने की अब जरूरत है कि हम इस पाकिस्तान की जो आइन बना हुआ है, ये खाली कागज का टुकड़ा नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है अब हमारी जो 11 जमातें हैं वो इसी के ऊपर फोकस कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी डिबेट है, एक अच्छा अमल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि जी हम इंडिया का मौकफ ले रहे हैं या हम दुश्मनों की बात कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि फौज को बॉर्डरों के ऊपर फोकस करना चाहिए और उनका कोई फोकस नहीं होना चाहिए। जी गलत कह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस साहब ने ये भी यही बात एक और तरह से की। उन्होंने कहा कि ये जब आपके इस तरह कन्फ्लिक्टिंग सेंटर्स होते हैं, बयानिए इतने मुख्तलिफ होते हैं, तो एक नेशनल डायलॉग की बॉडी होनी चाहिए। ये जस्टिस खोसा साहब का कहना था। तो अगर हम तामीरी हल की तरफ बढ़ें, जनरल अमजद शोएब साहब, क्या कुछ करना चाहिए? कैन टू डिफरेंट पीपल मीट अक्रॉस द टेबल सर, ताकि इसका वंस एंड फॉर ऑल हल हो सके? देखिए, एक बात समझिए, जो ऐसे केसेस चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ के तहत वो क्राइम्स हैं, उनको आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन में नहीं ले सकते। अगर किसी ने कत्ल किया है, वो कत्ल का उसने मुकदमा भुगतना है, वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन में नहीं जाता। अगर किसी ने किसी खातून का अगवा किया है तो वो उसमें जाएगा, वो उसको भुगतना होगा। अगर किसी ने करप्शन की है और वो जाली कागजात के जरिए साबित करना चाहता है कि ये मनी ट्रेल है, तो उसको वो भुगतना चाहिए।
क्योंकि वो उसने क्राइम किया है। ट्रुथ रिकंसिलिएशन जो है वो आप बाकी बातों में कर सकते हैं गलतफहमियां दूर करने के लिए, लेकिन जो जराइम किया है ये अगर आप उसको छोड़े तो ये मुशर्रफ का ऐसा हो जाएगा जिसने तबाह किया मुल्क। ठीक, इहसान साहब सेम क्वेश्चन अभी जो जनरल साहब ने कहा और उसकी समेशन यही है कि अगर आप गलत फहमियों को दूर करना चाहें तो कर लें, लेकिन उससे आगे बढ़कर नहीं। किस तरह देखते हैं जनाब, कमीशन के हवाले से या जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस ने कहा एक नेशनल डायलॉग के बॉडी के हवाले से? देखिए, मैं तो समझता हूँ यही रास्ता है आगे बढ़ने का कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए जिसमें सब स्टेक होल्डर्स को मौजूद होना चाहिए, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होनी चाहिए और ये मामलात एक दफा तय कर लेने चाहिए कि किसने किस हद के अंदर काम करना है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में करप्शन को बहुत ओवरप्ले किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अगर दूं, LNG का इतना बड़ा ड्रामा बनाया गया कि पता नहीं हमने कितने महंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं और वो 11.5 से 13.5% ऑफ ब्रेंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे। आज PTI की गवर्नमेंट जो है वो 14% पे स्पॉट पे खरीद रही है। तो यानी कि ये एक पूरा 4-5 साल एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया, 11 महीने मेरे ख्याल से शाहिद ताकान अब्बासी साहब को जेल में डाला गया। तो हम लोग यहाँ करप्शन को बहुत ओवरप्ले करके जो पॉलिटिकल जो है वो मनूवरिंग कोई ज्यादा ही एक हद तक हो जाती है। तो ये नेशनल डायलॉग के बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखें, आज के दौर में भी 73 सालों बाद अगर हम इतने कंफ्यूज हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल निजाम ले आया जाए, तो ये आपको बताता है कि हम कहां खड़े हैं। कौन से हमने इंस्टीट्यूट 73 सालों में डेवलप कर लिए। आप जुडिशरी को ले लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ले लें, आप बाकी और अदारों को ले लें, तो इसकी क्या वजह है? 73 सालों से मैं समझता हूं इंटरफेरेंस हो रही है पॉलिटिकल स्पेस के अंदर, और जब तक इस बेसिक सवाल का हम हल नहीं निकालेंगे तो हम इसी ये कश्मकश में, ये इंस्टीट्यूशनल की पुश एंड पुल के अंदर ये सेंटर ऑफ पावर कहां लाई करेगा, इसी कंफ्यूजन में रहेंगे। तो यही हल है और जब तक ये हल नहीं होगा हमारा मुल्क, मैं समझता हूं कि तरक्की की राह पे नहीं हम गामजन हो सकेंगे। जी ठीक, जनरल साहब इसी पॉइंट को जरा टेक फॉरवर्ड करते हुए, करप्शन अगर इतना बड़ा मसला नहीं जनाब, तो क्या उसको बार बार हम दोहरा नहीं रहे? किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में किसी ने करप्शन को ओवरप्ले नहीं किया। आप इसका केस एक मिसाल ले लें। असल चीज जो है वो करप्शन हुई इतनी ज्यादा और की है हुक्मरानों ने, जो हुकूमत में पावर सीट में बैठते हैं। वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि रियासत से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो आपकी रियासत के हर अदारे को खरीद देते हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप करप्शन जो है वो साबित करें। आप देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। जरदारी साहब ने अपनी मर्जी के एम्बेसडर लगाए, उनका कॉन्टेक्ट का केस स्विट्जरलैंड में था। वाजिद शमसुल हसन ने जाके डॉक्यूमेंट चुराए वहां से, और उसके बाद जब यहां पे केस चलता है, $60 मिलियन पड़ा हुआ था स्विट्जरलैंड बैंकों में, वो ले गए, जरदारी साहब निकाल के ले गए। लेकिन यहां किस बात पे खत्म हुआ केस? नैब ने फोटो कॉपियां पेश की उनके केस। जज साहब ने कहा जनाब हमें फोटो कॉपी कबूल नहीं, एक केस, एक रेफरेंस खत्म। महीने बाद दूसरा रेफरेंस लेके गए, फिर फोटो कॉपियां लगाई। फिर नैब आपकी जेब में, अदालतें आपकी जेब में। ये अरशद मलिक के रोज बयान देते हैं, मुझे पता है अरशद मलिक मेरे घर के करीब रहता है, उसने पैसा कितना लिया इनसे। ये बातें ना करें। अगर मैं अरशद मलिक की सारी बात खोल दूं तो ये मुंह नहीं दिखा सकें। ये इतना जुल्म इन्होंने किया है। ये अदालतें खरीदते हैं, ये नैब खरीदते हैं, ये आपको चलने ही नहीं देते। वो 2 वजीर आजम उसने कुर्बान कर दिए जरदारी साहब ने, $60 मिलियन आपकी पल्ले नहीं जाने दिया। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको रोज कहेंगे, सुनेंगे कि जनाब हमें 11 साल जेल में रख लिया, तो क्या निकला जी? दुश्मनी थी। भाई दुश्मनी थी, किधर गया वो $60 मिलियन? नहीं, मेरा अगला सवाल यही था अमजद शोएब साहब, अगला सवाल मेरा यही था कि कन्विक्शंस तो नहीं हुई इस तमाम सिलसिले में। तो होते नहीं, मुल्क लुटा हुआ है। मेरे अपार्टमेंट नहीं है जाके। देखिए, मुझे जरा एक इसका जवाब जरा दे लेने दें। जी अमजद शोएब साहब, आपने बात अपनी मुकम्मल कर ली? जी मैंने तो कर ली, मैंने तो आपको बता दिया जो है। जी ठीक है जी। इहसान साहब जस्ट 2-3 पॉइंट्स सर और फिर क्लोज करते हैं। अरशद मलिक साहब सर काफी, जस्ट 1 सेकंड इहसान साहब, जो अरशद मलिक साहब के बारे में जो उनका अपना भी एक उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि मैंने नवाज लीग के चाहने वालों की मदद की कि अपील में क्या कुछ कहना चाहिए, जो उनकी तकर्रुरी हुई उसमें, और जो अदालत उज़्मा ने भी ये बात फिर साबित की कि जी इसमें इनको हर तौर पे कोर्स किया गया है, ख़रीदा गया है। तो क्या शुड दिस रिमेन अ डिबेटिंग पॉइंट सर नून लीग के लिए
क्या कहते हैं जनाब? अरशद मलिक ने तो हमारे खिलाफ फैसला किया ना, तो फिर उसको यूज किसने किया? जो उनकी एक तो नाजेबा वीडियो निकली जो कि मेरे ख्याल से टीवी पे डिस्कशन करने के लायक भी नहीं है, तो वो ब्लैकमेल तो हमारे अगेंस्ट हुए, ठीक फरमाया आपने। तो ब्लैकमेल तो वो हमारे अगेंस्ट हुए, उन्होंने फैसला तो हमारे खिलाफ किया, तो फिर हमने उनको कैसे यूज कर लिया? ये मेरी समझ से बालातर है बात। दूसरी चीज ये कि इतनी करप्शन थी और मुल्क तरक्की कर रहा था, इतनी करप्शन थी और 11,000 मेगावाट लग गए, इतनी करप्शन थी और इन्फ्लेशन जो थी अंडर कंट्रोल थी, तो ये चीजें मैच नहीं करती। अगर इतनी करप्शन थी तो आपको एहसन इकबाल को किस केस में अंदर करना पड़ा? आपको खाकान अब्बासी को किस केस में अंदर करना पड़ा? आपको जो है राना सनाउल्लाह को 15 किलो हीरोइन के अंदर करना पड़ा? तो यानी कि आज तक 2.25 साल हो गए हैं, सारी इतने नेक और जो है फरिश्ता सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पूरी प्रोसिक्यूशन सारी एजेंसीज उनके साथ हैं, क्यों नहीं कुछ साबित कर सके? सारे केसेस इनके, आपने जस्टिस बाकिर की साद रफीक के ऊपर आपने रिपोर्ट पढ़ी कि नैब को किस तरह जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो अब जी, तो इसका मतलब ये अभी भी हमारी जेब में है। ये जुडिशरी अगर कुछ ना साबित कर सके तो तब भी हमारी जेब में है। मॉडल टाउन का आप हमें इल्जाम देते हैं, करें ना जी साबित। अब आपके पास पूरी हुकूमत जो है पीटीआई के पास है, कुछ नहीं कर सकी। तो कहने का मतलब ये एक इल्जाम ही देते जाना और मुल्क को तबाह कर देना। आज अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही होती और चीजें अंडर कंट्रोल होती तो ये बहस ही ना होती। एक नाअहल हुकूमत को इंस्टॉल करके मुल्क की डायरेक्शन तबाह कर। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। लास्ट जी ठीक है, लास्ट कमेंट अमजद शोएब साहब, जस्ट वन पॉइंट सर। जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतने इल्जामात लगे, उनको एवनफील्ड एवेन्यू के केस में उनके सेंटेंसों को सस्पेंड कर दिया गया। फ्लैगशिप वाला जो रेफरेंस था उसमें उनको बरी कर दिया गया, और जो एक रेफरेंस में जो उनकी कन्विक्शन है वो उस तरह बरकरार है। तो ये केस तो महदूद से महदूद होता गया, लेकिन कन्विक्शंस नहीं देखने को मिली। किस तरह देखते हैं? ये पैसे उसने खाए, तय ये हुआ था कि दोनों में छोड़ेगा, लेकिन उसने छोड़ा, उसमें जो सॉलिड केस था उसमें छोड़ दिया, जो कमजोर था उसमें नहीं छोड़ा, और साथ वो बताता रहा कि जनाब इसमें ये कमजोरी है, जाके अपील करें तो ये भी खत्म हो जाए। उसने पैसे खाए हुए थे तो सफाइयां पेश करने के लिए जाती उमरा गया, मदीने भी गया। वो आपको नहीं नजर आता? मुझे तो सारी कहानी पता है। तो आप उस पर केस करें ना, उसको अंदर करें इस चीज के ऊपर, उसके पैसे खाने का वन बाय वन। एहसान साहब वन बाय वन। जी अमजद शोएब साहब रह रहे हैं, आप देखिए वो वीडियोस भी अगर आप देखें तो पता लगता है कि भी असर रसूख अगर है किसी का तो नासिर जंजुए का और नासिर भट्ट का उसके ऊपर, जिनके इशारों पे वो चल रहा है। दूसरा तो बंदा ही कोई नहीं दरमियान में। और फिर मुझे पता है कि मियां तारिक से इन्होंने कितने की वीडियो खरीदी और कैसे खरीदी। इसी नोट पे सर जरा वाइंड अप बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। एहसान अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दफाई तज्जियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। और आई थिंक विद इन एवरीबडीज़ ओन टाइम एक काफ़ी तामीरी मुबाहिसा करने के लिए। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।